तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो मैं हूं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना ही परिवार बी स्टूडेंट क्लासेस। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में जो हम लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास, जिन भी छात्र छात्राओं का आने वाले दिनों में प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन पेपर है, आप लोगों को जो एग्जाम आने वाला है कल परसों या आने वाले दिनों में, जिन लोगों का भी प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री का जो भी एग्जाम पेपर आने वाला है, वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से वो सभी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर, साथ में क्वेश्चन और आंसर साथ में दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ में पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, और साथ में महासंग्राम भी होने वाली, क्योंकि इससे अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, यदि आप लोग लास्ट तक नहीं देखते हो तो बाद में बोलते हो कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आया था, वो क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन सभी के सभी इसी वीडियो से आएंगे। आप लोगों को पता होगा कि सभी के सभी वही जब जो इंक्लूड होते हैं वही सभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग स्किप कर देते हो, तो इसीलिए आप लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आई होप आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको पीडीएफ की तरफ, देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए देखते हैं अपने हम पीडीएफ की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आ चुके हैं हम अपने पीडीएफ की तरफ, और देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है और किस प्रकार से क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो कि आप लोग यदि तैयार कर लेते हैं तो आई होप आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर पास करने के लिए पक्का होगा, क्योंकि आप लोग जो भी एग्जाम पेपर देंगे इन सबसे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले कि शतमान क्या है, कि शतमान का उल्लेख कीजिए। तो आप लोगों को पता होगा कि शतमान क्या है, नहीं पता है तो चलिए हम बता देंगे आप लोगों को कि शतमान क्या है। तो शतमान का उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण आदि में प्राप्त होता है। तत्सत्रीण शतमनानि हृदयान दक्षिणा, यानी कि क्या कहा गया है कि तत्सत्रीण शतमनानि हृदयानि दक्षिणा, यानी कि शतमान सोने का होता था। कई स्थलों पर कृष्णल का उल्लेख हुआ है, जिसके अनुसार शतमान और कृष्णल निश्चित भार की धातु की मुद्राएं थीं। शतमान 100 रत्ती या 100 कृष्णल के बराबर होता था। डॉक्टर भंडारकर ने इसे वृत्ताकार सिक्का बताया है। यानी कि शतमान क्या है, यह एक सिक्का है, यानी कि मुद्रा आप लोग कह सकते हैं कि यह एक मुद्रा, कॉइन, जो भी आप लोग बोल सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। महाभारत पर प्रकाश डाली जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि महाभारत क्या है। तो महाभारत के प्रणेता यानी कि उसके जो रचयिता हैं या संस्थापक या फाउंडर या लेखक, राइटर, जो भी आप बोल सकते हैं, महाभारत के प्रणेता महर्षि वेदव्यास व्यास थे। इनका संबंध महाभारत के पात्रों के साथ घनिष्ठ रूप से है। यानी कहा जाता है कि इन्होंने महाभारत की रचना 30 वर्षों में की थी। इस ग्रंथ का मौलिक नाम जय सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जय संहिता होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर हमारा जय संहिता होना चाहिए था। तो यहाँ पर आप लोगों को जय संहिता याद कर लेना है कि जय संहिता इसका पुराना नाम क्या था, तो जय संहिता था। तथा जय संहिता के बाद इसका निर्वर्धन किया गया तो इसे भारत नाम दिया गया। जब इसमें उपाख्यानों को समावेशित किया गया तो इसे महाभारत नाम दिया गया। इस ग्रंथ में अद्योपांत भारतीय जनजीवन एवं विचारों का प्रतिनिधित्व मिलता है। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसे साथ ही आप लोगों को और भी क्वेश्चन मिलेंगे, और साथ में पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर बहुत ही अच्छे से सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट हो और कोई भी सेमेस्टर हो, आप लोगों को सभी सेमेस्टर का वीडियो मिल जाएगा, और सभी सेमेस्टर का वहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएगा। फिर फराओ, फराओ क्या होता था, मिस्र के राजा को क्या कहते थे, फराओ कहलाते थे। इंग्लिश में इसे फैरो भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे फैरो या फैरो बहुत सारी चीज बोलते हैं इसको। तो फराओ का अर्थ होता है सर्वोच्च भवन जहां ईश्वर निवास करता है। यानी कि तात्पर्य है कि मिस्र का फराओ शक्तिशाली तथा निरंकुश शासक था। शक्तिशाली तथा निरंकुश मतलब जिस पर कोई अंकुश ना कर सके, यानी कि वह किसी के काबू में नहीं रहता था, किसी की ना सुनने वाला जिसे कहते हैं। मिस्र में लगभग 31 राजवंशों ने 3100 वर्ष तक शासन किया, और अंत में 1332 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने इस पर अधिकार कर इसे अपना एक उपनिवेश बना लिया। इस युग में फराओ का मुख्य उद्देश्य पिरामिडों का निर्माण करना था। यानी कि फराओ क्या करते थे, वो पिरामिडों का निर्माण करते थे उस युग में। फिर क्या है कालीबंगा, ये क्या है, ये हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड ये एक स्थान है। यहाँ पर मतलब कुछ साक्ष्य मिले हैं। क्या है कि राजस्थान में कालीबंगा नामक सरस्वती नदी के किनारे स्थित है।
यहाँ 2 टीले प्राप्त हुए। पूर्वी टीले से पत्थर के मोती, मिट्टी की चूड़ियां, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए तथा पश्चिमी टीले से स्नानागार, कुएं, अग्निकुंड एवं मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं। इस स्थान की खोज 1942 ईस्वी में स्टाइन ने की थी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसने, स्टाइन ने की थी। और यहाँ पर क्या साक्ष्य मिले, तो मोती मिले, पत्थर के मोती मिले, मिट्टी की चूड़ियां, मिट्टी के बर्तन, और जो पश्चिमी टीला था, 2 टीले थे यहाँ पर। कौन कौन, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी टीले से क्या मिले, स्नानागार, कुएं, अग्निकुंड और मिट्टी के बर्तन। फिर क्या है, रामायण। रामायण का आप लोग को यहाँ पर उल्लेख करना है, जिक्र करना है थोड़ा सा, तो आप लोग इसके बारे में लिख सकते हैं। रामायण के बारे में आप लोग हर हाल में जानते होंगे कि रामायण क्या है, किस प्रकार से उसका जिक्र करना है। आप लोगों को अच्छे तरीके से रामायण तो पता ही होगा। यदि रामायण नहीं पता है तो आप लोग यहाँ से सारांश देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा सारांश दिया गया है। क्या है कि वाल्मीकि रामायण की रचना संभवतः ईसा की 5वीं सदी पूर्व में शुरू हुई। रामायण में राम की कथा है, जिन्हें उनके पिता राजा दशरथ ने उनकी सौतेली मां कैकेयी के षड्यंत्रों के कारण 14 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया था। वे निष्ठापूर्वक पिता की आज्ञा मानकर वन में रहने लगे, जहां उनकी पत्नी सीता को लंकेश्वर यानी कि रावण ने अपहरण कर लिया। अंत में राम ने अपने भाई लक्ष्मण एवं सुग्रीव की सहायता से रावण का वध किया और वह सीता को वापस ले आए। महाभारत की मुख्य कथा की अपेक्षा राम की कथा कहीं अधिक सामाजिक और धार्मिक प्रभाव डाल सकी। रामायण के अनेकानेक रूपांतर भारतीय भाषाओं में तथा दक्षिण पूर्व एशिया की भाषाओं में पाए जाते हैं। यद्यपि यह महाकाव्य महाभारत की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है, तथापि इसमें भी कुछ ऐसे उपदेशात्मक भाग हैं जो बाद में जोड़ दिए गए हैं। रामायण की रचना 500 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच हुई है, लेकिन इसके काल निर्धारण की समस्या आज भी बनी हुई है। क्या कि जो रामायण है, इसकी मतलब कोई रचना की वर्ष ज्ञात नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने किया था, कब किया कब नहीं ये किसी को ज्ञात नहीं है। और इसी के साथ आप लोगों को इसमें ये रामचरितमानस का नहीं वर्णन है, ये रामायण का वर्णन है। ये आप लोग गलती से भी ये मत लिख देना कि तुलसीदास जी ने की थी, क्योंकि इसको महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था। यानी कि इनका पुराना नाम क्या था, यानी कि उनके दूसरा नाम क्या था उसका, रत्नाकर डाकू था। जिगुरत। जिगुरत क्या है कि सुमेरियन नगरों के प्रमुख केंद्र थे, प्रमुख केंद्र मंदिर थे। सुमेरियन नगरों के प्रमुख केंद्र मंदिर थे, अतः वह यहाँ के वास्तुकारों ने मंदिरों का निर्माण किया। मंदिर चारों ओर से प्राचीर से घिरे होते थे, जिसमें मंदिर के अतिरिक्त भंडार गृह, कार्यालय आदि भी स्थित थे। इस भवन समूह का सर्वश्रेष्ठ भवन को जिगुरत कहा जाता था। जिगुरत शब्द का अर्थ होता है पर्वत निवास। कुछ विद्वानों के मतानुसार पर्वतीय प्रदेश के निवासी होने के कारण ही सुमेरियनों में जिगुरतों के अवशेषों बहुत कम मिलने से हम उनके आकार प्रकार के विषय में सुनिश्चित नहीं कर पाते। उर तथा निप्पुर नगरों की खुदाइयों में जिगुरतों के अवशेष मिलते हैं, जिनसे उनके आकार प्रकार के विषय में ज्ञात होता है। यानी कि जिगुरत क्या है, तो पर्वत निवास। जिगुरत शब्द का क्या अर्थ है, पर्वत निवास है। जिगुरत क्या होता है, तो वह मंदिर जिसमें विशाल भंडार गृह और कार्यालय सभी स्थित होते हैं, उसे जिगुरत कहते हैं। और जिगुरत किन किन मतलब किन किन नगरों की खुदाई में मिला, तो सबसे पहले उर और निप्पुर, ये 2 थे। और गीजा क्या है, तो आप लोगों को पता होगा गीजा का पिरामिड, जो कि सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ है, पूरे विश्व में व्याप्त है ये। तो इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मिस्री कलाकारों के स्थापत्य के सर्वोच्च नमूने हैं पिरामिड। ये विशाल पिरामिड मिस्र के फराओं की समाधियां हैं। फराओं यानी कि आप लोगों को पता होगा कि राजाओं की समाधियां हैं। पिरामिडों में खुफरू द्वारा गीजा में बनाए गए पिरामिड सर्वाधिक प्रसिद्ध है। खुफरू आप लोगों को पता होना चाहिए। ये खुरफरू द्वारा बनाए गए थे। पिरामिड की आकृति त्रिभुज के समान होती थी। गीजा की एक पिरामिड की ऊंचाई 450 फीट है। इसकी एक भुजा 750 फीट लंबी है। इसका विशाल पिरामिड में लगभग 23 लाख पत्थर की चट्टानें लगी हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि किस प्रकार से इसका निर्माण किया गया होगा, इतना भयानक और इतना खतरनाक तरीके से। फिर देखते हैं नेक्स्ट कि सिंधु घाटी का धर्म क्या था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, और उस समय जब वो निवासी थे, उस समय वो किस धर्म को मानने वाले थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग संभवतः एक ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते थे। इससे वे विश्व की सृजनात्मक शक्ति मानते थे। इस परम शक्ति के 2 स्वरूपों की कल्पना उनके मन में ज्ञात होती थी, एक परम पुरुष और दूसरा परम नारी। कालांतर में विकसित हिंदू धर्म की पुरुष एवं प्रकृति, शिव और पार्वती की कल्पना का आधार यही द्वंद्वात्मक धर्म ज्ञात होता है। वे शिलाखंडों, विशाल वृक्षों तथा पशुओं में आत्मा का निवास मानकर उनकी पूजा करते थे।
इससे यह इंगित होता कि वे बहुदेववादी भी थे, यानी कि सिंधु घाटी का धर्म क्या था, बहुदेववाद थे। वे शिलाखंड और विशाल वृक्षों और पशुओं इन सभी की पूजा किया करते थे। लोथल क्या है, तो लोथल आप लोगों को पता होगा कहाँ पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है। लोथल का गोदी या डाकयार्ड एक विशिष्ट प्रकार के भवन में था। यह 48.5 मीटर लंबा, 42.5 मीटर चौड़ा तथा 3.5 मीटर ऊंचा था। यह कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बना था। इस भवन की बनावट शतरंज के खानों की तरह थी। यहाँ कच्ची ईंटों के 12 चौकोर तथा ऊंचे चबूतरे मिले हैं, जो 4-4 की 3 पंक्तियों में विभाजित हैं। इनके बीच में लंबी लंबी गलियां भी हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोथल के गोदीवाड़ा पूछा जा सकता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गिलगामेश क्या है। साहित्य के क्षेत्र में बेबीलोनिया की देन अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने विश्व के प्रथम महाकाव्य की रचना की। इसका नाम है गिलगामेश। गिलगामेश एरेक राज्य के प्रथम राजवंश का 5वां शासक था। कौन? गिलगामेश। बेबीलोनिया निवासियों ने उसके साहसपूर्ण कार्यों की गाथाओं को एक सूत्र में पिरोकर महाकाव्य का रूप दिया। इस महाकाव्य में सृष्टि, रचना तथा प्रलय के संबंध में भी रोचक कथाएं हैं। कौन? गिलगामेश में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो कि जाकि ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए आप लोगों को इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर कर देना।